नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। करीब 25 साल पहले रायपुर के सप्रे शाला मैदान में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम मुझे छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। और ऐसा हुआ भी। अविभाजित मध्य प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बातों को हाथों हाथ लिया। हालांकि तब 11 में से 10 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार 11 में से 10 सीटें जीतती रही। 2004, 2009, 2014 में 10 सीटें मिली, लेकिन 2019 में एक सीट कम हो गई। भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली 11 में से। राजनीति के जानकार इन 9 सीटों को भी बहुत अधिक मान रहे थे, क्योंकि 4-5 महीना पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहां ऐतिहासिक विजय मिली थी कांग्रेस को। 90 में से 68 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। ऐसे विषम हालात में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विजय हासिल की और उसके बाद जितने भारी अंतर से विजय मिली थी, उसे भी समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 51.4% वोट मिले थे और कांग्रेस को 41.5, यानी भारतीय जनता पार्टी के वोटों में काफी इजाफा हुआ था। 2004 से लेकर छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए, मौजूदा समय 2024 का जो चुनाव हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के लिहाज से 5वां और लोकसभा का आम चुनाव है। 2004 में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे 47.8% और कांग्रेस को 40.2%। 2009 में भारतीय जनता पार्टी को 45 और कांग्रेस को 37.3%। 2014 में भाजपा को 49.7 और कांग्रेस को 39.1। 2019 में भाजपा को 51.4 और कांग्रेस को 41.5% वोट मिले थे। वोटों के इन आंकड़ों को समझने से पहले हमें समझना होगा कि 2024 में कैसे हालात हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 11 की 11 सीटें इस बार जीत के रहेंगे। 2019 में विषम हालात में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती थी। ऐसे हालात में कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और भूपेश बघेल का एक नाम आ रहा है कि जो रायपुर या राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में और जब न्यूज़ पोर्टल की जो पत्रकारिता होती है, उसमें इस तरह के कयास कोई नई बात नहीं है। इन कयासों से आगे हमें समझना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त एक बड़ी चुनौती है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती, 8 की 8 कांग्रेस ने जीती। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा में 8 की 8 विधानसभा में विजय हासिल की और कांग्रेस ने वहां से 0 सीट हासिल की। इसी तरह यदि मैं बाकी की 9 लोकसभा सीटों की बात करूं, तो हाल में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को रायगढ़ में 4, कांग्रेस को 4, कोरबा में भाजपा को 6 सीटें मिली, कांग्रेस को 1, बिलासपुर में मामला 6-2 का है, राजनांदगांव में 3-5 यानी भारतीय जनता पार्टी को 3 और कांग्रेस को 5, दुर्ग में मामला 7-2 का था, रायपुर में 8-1, महासमुंद में 4-4 की बराबरी रही, जबकि बस्तर में मामला 5-3 का था और कांकेर में भाजपा को 3 और कांग्रेस को 5 सीटें हासिल हुई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार जो 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे, बस्तर से दीपक बैज और कोरबा से ज्योत्सना महंत, इन दोनों ने भी कोई भारी विजय हासिल नहीं की थी। ज्योत्सना महंत जो करीब 26,000 वोटों से जीती थी, जबकि दीपक बैज करीब 38,900 वोटों से ही विजयी हुए थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के विजय बघेल करीब 4 लाख वोटों से 3,91,000 से ज्यादा वोटों जीते थे और सुनील सोनी भी इसी के आसपास 3,48,000 से कुछ ज्यादा वोटों से जीते थे। इस बार मामला कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 2 अपने पुराने प्रत्याशियों को, एक विजय बघेल, दूसरे संतोष पांडे, इन दोनों के अलावा बाकी सारे चेहरे नए उतारे हैं। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार 7 मार्च को छत्तीसगढ़ में कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है। इसके बाद 12 मार्च की भी एक तारीख आएगी। 7 मार्च को महतारी वंदन योजना की शुरुआत के लिए सीधे प्रधानमंत्री को जोड़ा जाएगा। एक वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करेंगे, आम जनता से बातचीत होगी, साइंस कॉलेज का मैदान होगा और यहां से छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को संबोधित किया जाएगा। करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता है। ऐसे हालात में जब 70 लाख से ज्यादा महतारी वंदन योजना के फॉर्म जमा हुए हैं, यहां में समझना होगा पीएम आवास योजना की तरह महतारी वंदन योजना किस तरह से गेम चेंजर साबित होने वाली है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से 700 करोड़ रुपए 8 मार्च को सीधे खाते में
ट्रांसफर हो जाएंगे। महिला दिवस का दिन होगा, महाशिवरात्रि का दिन होगा। ऐसे पुनीत अवसर पर जब एक साथ लाखों की संख्या में महिला हितग्राहियों को सीधे उनके खाते में रकम डाली जाएगी तो उसका सीधा फायदा किस तरह से चुनाव में होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद बात आती है किसानों की। 24,72,000 धान के किसानों को अंतर की राशि दी जाएगी। ये रकम होती है करीब 13,700 करोड़ रुपए। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो एक रणनीति है उसके अनुसार लगातार सीधे रकम जब दी जाएगी, इस तरह से करीब 95 लाख हितग्राहियों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार यह सुनिश्चित करवा लेना चाहेगी कि डबल इंजन की सरकार होने का क्या फायदा होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी चुनौतियां भी कम नहीं। खासकर कोरबा लोकसभा से जिस तरह से सरोज पांडे को दुर्ग से ले जाकर वहां मैदान में उतारा गया है, वहां पहले दिन से ही सरोज पांडे लगातार कोशिश कर रही हैं कि मतदाता उनके पक्ष में आ जाए। और जमीनी कार्यकर्ता जो अनुशासन के कारण खुलकर तो नहीं बोल रहे, शुरुआती दौर से ही सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं विरोध शुरू हो गया था। उनके कार्यक्रम की झलक देखिए, जहां पुराने मंत्री भैयालाल रजवाड़े और पुराने विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के अलावा पुरानी सांसद चंपा देवी पावले और जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल सरीखे तमाम दिग्गज मौजूद थे। वहां सरोज पांडे अपनी हंसी रोक नहीं सकी जिस तरह से भैयालाल रजवाड़े सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस को इसमें साफ कर दे, इधर 14 के 14 सीट में कांग्रेस का सफाया हो गया। अब उनको खोझाऊ हो गया है कि नहीं? फिर गाना नहीं गाते, चमड़ाऊ हो गएगा, चिमनी बुझा के चमड़ाऊ हो गए, तब खोझाऊ होगी कांग्रेस ला। वैसे सरोज पांडे के लिए अच्छी बात है कि बीते विधानसभा चुनाव में कोरबा लोकसभा इलाके में भारतीय जनता पार्टी को कुल 7 सीटों में से 6 पर सफलता हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर ही सफलता मिली थी। ऐसे जमीनी हालात को समझने के बाद नितिन नवीन जो सह प्रभारी लगातार बैठ के ले रहे हैं मोर्चा प्रकोष्ठों के अलावा माइक्रो मैनेजमेंट में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगी है, वहां से कुछ अखबार एजेंसियां यह संदेश देने की कोशिश कर रही है। आप नव भारत की कटिंग देख सकते हैं जहां लिखा गया है कि भाजपा के प्रभारी ओम माथुर ने दूरियां बनाई छत्तीसगढ़ से। इसमें क्या हकीकत है, इसे हम समझने की कोशिश करें। आगे के वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जिस तरह से चुनावी लड़ाई होने वाली है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारकर पहले तो बाजी मार ली है, ऊपर से डबल इंजन की सरकार का फायदा लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जिस तरह से एक के बाद एक ट्रम्प कार्ड भारतीय जनता पार्टी की ओर से चले जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस के पास पशुपेश वाले हालात हैं। दबाव है कि कैसे अपने कद्दावर नेता खड़े किए जाए, वो अलग बात है। अंदर खाने की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। बस्तर से जहां दीपक बैज सांसद है मौजूदा दौर में, वहां से कवासी लखमा अपने लड़के हरीश लखमा के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो लगातार बस्तर के कोंटा क्षेत्र 1998 से जीतते आ रहे हैं। उनका अपना एक वजूद है, पुराने मंत्री रहे हैं, इसलिए पार्टी आला कमान पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे हालात कुछ अन्य जगह है, लेकिन विरोध कुछ और कारणों से हो रहा है। विरोध चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि चुनाव नहीं लड़ने के लिए हो रहा है। टी.एस. सिंहदेव बाबा और भूपेश बघेल पर दबाव है कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन मौजूदा समय में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से निठाल और कमजोर है, वहां यह माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पार्टी आलाकमान की मर्जी के विरुद्ध जाकर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। ढेर सारी बातें हम तक चलकर आ रही है। अंदर खाने की जो ढेर सारी खबरें हैं उन्हें आपको जानना समझने से जरूरी है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज और देश का भला हो सकता है। वो अलग बात है कि अच्छे लोग आमतौर पर राजनीति से जुड़ने से कतराते हैं। हम लगातार संदेश देने की कोशिश करते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। कुछ लोगों ने राजनीति को कारोबार बना लिया है, तो उनके लिए भी हमारा संदेश है, यदि आप प्रोफेशनल हैं तब भी जनता और देश के हित में जरूर काम करें, वरना अब की पब्लिक कुछ ज्यादा ही जानती है, पहले से कई ज्यादा स्मार्ट हो चुकी जनता के लिए हमारा संदेश है कि आप राष्ट्रबोध रूपी जनमंच के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।